ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 1081 शाल्डिक भाग 1 प्राइमोडियल्स। इवान की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने वैलेरी की बात सुनी और उसने तुरंत अपने कोर के बारे में सोचा। मेरा कोर एक प्राइमोडियल मोनार्क कोर है। क्या ऐसा हो सकता है कि वैलेरी ने अपने सपनों में जिस छोटी लड़की का उल्लेख किया था उसके पास भी एक प्राइमोडियल मोनार्क कोर था? उसने सोचा, इस विचार को प्रशंसनीय पाते हुए। 5 मोनार्क फिजिक धारक हैं और उन सभी 5 के पास एक मोनार्क कोर है। अगर मैं इस तर्क से चलता हूं तो यह निश्चित रूप से संभव है कि मेरे अलावा अन्य लोग भी हैं जिनके पास नियमित मोनार्क कोर के बजाय प्राइमोडियल मोनार्क कोर है। उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ खुद से कहा, अगर मैंने जो सोचा वह सच है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बैफोमेट और अन्य मोनार्क फिजिक धारकों से भी अधिक शक्तिशाली लोग हो सकते हैं? हालांकि यह सिर्फ एक अनुमान था, इवान को लगा कि प्राइमोडियल मोनार्क कोर वाले लोग बैफोमेट और अन्य लोगों से ज्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। खुद प्राइमोडियल मोनार्क कोर रखने वाले व्यक्ति के रूप में वह इसके लाभों से अच्छी तरह वाकिफ था। जब भी वह अन्य कोर की तुलना में अगली रैंक पर आगे बढ़ता है तो न केवल यह उसे शक्ति में अधिक बढ़ावा देता है, बल्कि प्राइमोडियल मोनार्क कोर की आगे बढ़ने की गति भी अन्य की तुलना में तेज होती है। इसके अलावा हर बार जब वह अगली रैंक पर आगे बढ़ता है तो अनलॉक होने वाले कौशल और प्राधिकरण भी नियमित कौशल और प्राधिकरणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्राइमोडियल हो, इवान ने धीमी आवाज में कहा और बिना यह महसूस किए उसके होठों का कोना ऊपर की ओर मुड़ गया और उसकी आंखों में एक मजाकिया और ठंडी रोशनी चमक उठी। वैलेरी थोड़ी उलझन में थी जब उसने इवान के चेहरे पर ठंडी नजर देखी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या सोच रहा था। तुम्हें पता है, तुम इस समय एक बड़े कबीले के पूर्ण विकसित युवा स्वामी की तरह दिखते हो जो एक अरब लोगों की हत्या करने वाला है। उसने अचानक टिप्पणी की, कुछ उपन्यासों को याद करते हुए जो उसने अपनी बोरियत दूर करने के लिए पृथ्वी पर आने के बाद पढ़े थे। वैलेरी की बात सुनकर इवान अपने होश में आया और अवचेतन रूप से अपने चेहरे को छुआ। वहां एक ठंडी मुस्कान पाकर आश्चर्यचकित हुआ। मूड में अचानक ये बदलाव क्यों है? क्या मुझे उन आदिमों से कोई शिकायत है? उसने सोचा और उसकी अभिव्यक्ति सामान्य हो गई। अच्छा, ये देखते हुए कि एजरोथ ने एक लोली को भी पीटा जो एक आदिम होने का दावा करती है, ये संभव हो सकता है। अन्यथा उसके व्यक्तित्व को जानते हुए, हालांकि वह ठंडा और निर्दयी है, वह बिना किसी कारण के लोगों को पीटता नहीं होगा। इवान ने अपनी अस्थिर भावनाओं को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और आदिमों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। वह ये जानकर थोड़ा हैरान हुआ कि जिस छोटी लड़की को उसने पीटा था वह एक आदिम थी, और वैलेरी के अनुसार ये पूरी तरह से पीटा गया था, जहां छोटी लड़की जो खुद को आदिम होने का दावा करती थी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। क्या इसका मतलब यह है कि आदिमों में भी मैं शीर्ष पर था? इवान ने सोचा और अचानक उसे प्राचीन की कब्र की समस्या से निपटने के बारे में थोड़ा और आत्मविश्वास महसूस हुआ, जो कि एजरोथ के अनुसार 6 साल में फट जाएगी। युवा मास्टर, आप क्या सोच रहे हैं? इवान, जो विचारों में खोया हुआ था, ने अचानक एक आवाज सुनी और उसका मुंह फड़क उठा। उसने वैलेरी को देखा जो उसे सावधानी से देख रही थी और उसके माथे पर काली रेखाएं दिखाई दे रही थीं। लगता है कि तुम पृथ्वी पर आने के बाद बहुत सारे उपन्यास पढ़ रहे हो, उसने धीमी आवाज में कहा और अगले ही पल वैलेरी को ढंकने वाली सफेद लौ गायब हो गई। जैसे ही सफेद लपटें गायब हुईं, वैलेरी को अपनी आत्मा से दर्द बढ़ता हुआ महसूस हुआ और उसका चेहरा तनावग्रस्त हो गया। इवान ने वैलेरी के तनावपूर्ण भाव को देखकर अपनी आंखें घुमाई और अपने छाया भंडार से एक हल्के नीले रंग का फल निकाला। इसे खाओ, उसने वैलेरी की ओर फल फेंकते हुए कहा। यह तुम्हारी आत्मा की रिकवरी को गति देगा। वैलेरी ने हल्के नीले रंग का फल पकड़ा जिसे इवान ने उसकी ओर फेंका और उसके चेहरे पर एक आश्चर्यचकित भाव दिखाई दिया। ये फल, उसने फल को सूंघा और उसकी खुशबू से ही उसे अपनी आत्मा में एक गर्म एहसास महसूस हुआ। स्पिरिट फ्रूट, निम्न स्तर रैंक 1, एक स्पिरिट फ्रूट जो रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स की आध्यात्मिक ऊर्जा को कुछ हद तक ठीक कर सकता है। निम्न स्तर रैंक 1। वैलेरी ने अपने चेहरे पर उलझन भरी नज़र से फल की रैंक को देखा क्योंकि यह पहली बार था जब उसने रैंक 1 जैसी कोई चीज़ देखी थी। यह उस दुनिया से कुछ है जहां मुझे टॉवर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बाद भेजा गया था। इवान ने वैलेरी के भ्रमित चेहरे को देखकर हल्की आवाज में कहा। प्राचीन के मकबरे में उसने कई चीजें प्राप्त की और यह निम्न स्तर का फल उनमें से एक था। उसके छाया भंडारण में ये हजारों निम्न स्तर के फल थे जो उसके लिए पूरी तरह से बेकार थे क्योंकि वे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बहाल नहीं कर सकते थे। वे केवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स और उससे नीचे के लोगों पर ही प्रभावी थे। उसके छाया भंडारण में अभी भी उनके होने का एकमात्र कारण ये था कि उनका स्वाद अच्छा था और एलोरा को कभी कभी उन्हें नाश्ते के रूप में खाना पसंद था। जिस दुनिया में तुम्हें भेजा गया था वहां से कुछ, वैलेरी ने धीमी आवाज में कहा और कुछ और नहीं पूछा। उसने कुछ ही निवाले में फल खा लिया और महसूस किया कि उसकी आत्मा फल की ऊर्जा के तहत धीरे धीरे ठीक हो रही है।
एक बार जब वैलेरी ने फल खाया तो इवान ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके उसके शरीर को स्कैन किया और देखा कि फल की अधिकांश शक्ति उसके शरीर में निष्क्रिय थी, जो धीरे धीरे पच रही थी। ऐसा लगता है कि वह भी केवल एक फल ही खा सकती है क्योंकि उसकी रैंक 1 संसाधनों की ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए बहुत कम है। उसने सोचा और अभी उसे और अधिक स्पिरिट फल न देने का फैसला किया, अन्यथा उपचार करने के बजाय फल की अतिरिक्त ऊर्जा उसकी आत्मा को और अधिक नुकसान पहुंचा सकती है। चलो अभी बेस सिटी 5 में वापस चलते हैं, इवान ने कहा और एक हवा अवरोध ने वैलेरी को ढक लिया। पिछली बार जब मैंने प्राचीन के मकबरे से बाहर आने के बाद आत्मा की सील तोड़ी थी तो मुझे आदिमों के बीच युद्ध के बारे में अस्पष्ट जानकारी मिली थी। हो सकता है वैलेरी द्वारा बताए गए सपने उस युद्ध से संबंधित हों। इवान ने सोचा क्योंकि हवा उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगी थी। अध्याय 996। अगर मुझे आदिमों के बीच इस युद्ध के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो मुझे जितनी जल्दी हो सके अगली आत्मा सील तोड़नी होगी। जैसे ही हवा ने इवान को पूरी तरह से घेर लिया और वह बेस सिटी 5 में लौटने वाला था, उसने अचानक कुछ महसूस किया और पीछे देखा। जिस क्षण इवान ने पीछे देखा उससे कुछ ही दूरी पर स्थित स्थान विकृत और मुड़ गया और वहां एक पोर्टल दिखाई दिया। गड़गड़ाहट। जैसे ही पोर्टल दिखाई दिया उसमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी जिससे पूरी पृथ्वी हिल गई। अध्याय 1082 शाल्डिक भाग 2। जैसे ही पोर्टल दिखाई दिया उसमें से एक भयानक आभा फूट पड़ी जिसने पूरे ग्रह को हिला दिया। वैलेरी, जो पोर्टल से कुछ ही मीटर की दूरी पर थी, ने महसूस किया कि उस पर एक बढ़ता हुआ दबाव पड़ रहा है और उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्रैक क्रैक। अंटार्कटिका को ढकने वाली बर्फ टूटने लगी जिससे सैकड़ों मीटर गहरी दरारें बन गईं। समुद्र में हलचल होने लगी और बड़ी बड़ी लहरें तटरेखाओं की ओर बढ़ने लगीं। पोर्टल से आने वाली भयानक ऊर्जा तरंगों को तुरंत उपग्रह द्वारा पकड़ लिया गया, जिससे सभी उच्च स्तरीय शिकारी बेहद गंभीर दिखने लगे क्योंकि पकड़ी गई ऊर्जा तरंगें वैलेरी के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान इवान द्वारा छोड़ी गई तरंगों से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थीं। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने सामने दंगाई पोर्टल को देखा जो धीरे धीरे फैल रहा था। जब उसने पोर्टल को देखा तो उसे पोर्टल के दूसरी तरफ विश्वसार के अस्तित्व का आभास हुआ। NOWELL-BE-IN.C-OM। क्या ये पोर्टल यूटोपिया की ओर ले जाता है? उसने मन ही मन सोचा और अपने हाथ की एक लहर के साथ उसने हवा का उपयोग करके वैलेरी को उठाया और उसे अपने पीछे ले आया, उसे पोर्टल से आने वाली शक्तिशाली आभा से बचाते हुए। जैसे ही इवान वैलेरी को अपने पीछे ले आया, तेजी से फैल रहा पोर्टल रुक गया और अगले ही सेकंड धमाका, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली आभा भीतर से उभरी। उसी समय इवान को लगा कि कोई पोर्टल से उनकी ओर आ रहा है। क्रैक क्रैक। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों के माध्यम से इवान ने देखा कि शक्तिशाली आभा के कारण पूरी पृथ्वी उथल पुथल में थी, जैसे कि पूरा ग्रह उसके दबाव में ढह जाएगा। पोर्टल से आने वाली आभा से होने वाले विनाश को देखते हुए इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का उपयोग करके पोर्टल को तुरंत पृथ्वी के बाकी हिस्सों से अलग कर दिया। जैसे ही गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र ने पोर्टल को कवर किया, दंगाई पृथ्वी शांत हो गई। वैलेरी ने भी राहत की सांस ली जब पोर्टल से आने वाली आभा गायब हो गई और उसने डर भरी आंखों से उसे देखा। यह क्या बकवास है? यह आ रहा है। वैलेरी पूछना चाहती थी कि पोर्टल के पीछे क्या है, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती, उसने इवान की धीमी आवाज सुनी और अगले ही सेकंड वूश, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ढका हुआ पोर्टल चमक उठा और एक 2 मीटर लंबा दुबला शरीर वाला व्यक्ति उसमें से बाहर निकला जो एक इंसान जैसा दिख रहा था। उस व्यक्ति का चेहरा अंडाकार था, कंधे तक लंबे चांदी के रंग के बाल, बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें और उसकी त्वचा का रंग हल्का नीला था। उस प्राणी ने काले और सुनहरे रंग का कवच पहना हुआ था और उसके हाथ में एक भाला था। जिस क्षण शाल्डिक दुनिया से बाहर निकला उसने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उस पर दबाव डाल रही है और उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। क्या ये निचली दुनिया के नियमों की शक्ति है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है? शाल्डिक ने सोचा क्योंकि उसने महसूस किया कि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उसके चारों ओर है जो उसे बाहरी दुनिया से अलग कर रहा है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। उसने अपना सिर इवान की ओर घुमाया जो कुछ ही मीटर की दूरी पर खड़ा था, उसे दिलचस्पी से देख रहा था जैसे कि वह कोई दुर्लभ जानवर हो। इवान जिस तरह से उसे देख रहा था उसे देखकर शाल्डिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसने जो भाला पकड़ा हुआ था वह उसकी दिशा में वार करते हुए भेदने वाली रोशनी के साथ फट गया। बूम! भाले की नोक से एक तेज रोशनी निकली और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से टकराए, लेकिन उस पर कुछ छोटी छोटी लहरें बनाने के अलावा भाले की तेज रोशनी कुछ और नहीं कर पाए। ये कैसे संभव है? पोर्टल से बाहर आने के बाद पहली बार शाल्डिक की उदासीन अभिव्यक्ति टूटी और उसकी जगह सदमे ने ले ली। भले ही यह एक सामान्य हमला था, लेकिन इस निचली दुनिया का कानून इसे कैसे रोक सकता है? उसने इवान की ओर देखते हुए स्तब्ध स्वर में कहा, जो अपने चेहरे पर एक विचारशील नज़र के साथ उसे घूर रहा था, और आखिरकार उसे कुछ एहसास हुआ। नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बनाने वाली कानून की शक्ति नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा बेतुका अनुमान सही था।
इवान ने अचानक धीमी आवाज में कहा और शाल्डिक की ओर चल दिया। तुम ग्लेशियल हिम से हो, है ना? उसने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के ठीक बाहर रुककर पूछा। इवान की बात सुनकर शाल्डिक की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम इस दुनिया से नहीं हो। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम इसी ग्रह पर पैदा हुए हो। इवान ने शाल्डिक की बात सुनकर आंखें मूंद कर कहा, तो क्या तुम्हें विंटरक्लॉ ने यहाँ भेजा है? इवान की बात सुनकर शाल्डिक की आंखें ठंडी हो गईं और उसके शरीर से जानलेवा आभा निकलने लगी। तुमने महामहिम को उनके नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे की? इवान ने शाल्डिक द्वारा छोड़े जा रहे जानलेवा आभा को नजरअंदाज किया और मजाकिया मुस्कान के साथ कहा, तो अब एक राक्षस जो बर्फीले यति से अलग नहीं दिखता, वह भी खुद को महामहिम कहलाना पसंद करता है, हो? तुम कमीने! इवान के मजाकिया शब्दों को सुनकर शाल्डिक गुस्से में दहाड़ उठा और उसके शीर्ष रैंक 2 की आभा बाहर की ओर फूट पड़ी, क्योंकि उसने एक बार फिर अपने भाले का इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को नष्ट करने के लिए किया जो उसे बंद कर रहा था। बूम! एक तेज धमाकेदार आवाज जैसे कि किसी ने सैकड़ों किलोग्राम विस्फोटकों का विस्फोट किया हो, दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में गूंज उठी, लेकिन तेज आवाज के अलावा वहां कुछ और था और कुछ नहीं। शाल्डिक ने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को देखा, जो अभी भी पूरी तरह से बरकरार था, और उसके चेहरे पर एक पूर्ण आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये कैसे संभव है? वह अविश्वास में बुदबुदाया, ये समझने में असमर्थ कि अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के बाद भी वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को क्यों नहीं तोड़ सका। चूंकि तुम्हारा काम हो चुका है, इसलिए एक तरफ हट जाओ। मुझे कुछ जांचना है। इवान ने शाल्डिक के चेहरे पर हैरान भाव देखकर शांत स्वर में कहा, और अपने हाथ की एक सरल लहर के साथ उसने उसे पोर्टल के सामने से एक तरफ धकेल दिया। मैं सोच रहा था कि मैं यूटोपिया कैसे वापस जाऊं, क्योंकि इस दुनिया में कोई टॉवर ऑफ असेंशन नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं इस पोर्टल का उपयोग करके वापस आ सकता हूं। उसने सोचा और स्थिति का आकलन करने के लिए पोर्टल के दूसरे छोर पर अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को भेजने की कोशिश की। लेकिन जिस क्षण उसने पोर्टल के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को भेजने के बारे में सोचा, आसन्न कयामत की भावना ने उसे घेर लिया और इवान तुरंत रुक गया। ये खतरनाक भावना क्या है? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। उसे लगा कि अगर उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को पोर्टल के दूसरी तरफ भेजा तो वह बहुत खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही इवान सोच रहा था कि दूसरी तरफ क्या हो सकता है, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। अरे, ये बकवास जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। उसने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, क्योंकि उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने दर्जनों पोर्टलों का पता लगाया था, जो शाल्डिक के समान थे, जो पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर दिखाई दिए थे। अध्याय 1083 एक दुरुपयोग की संभावना भाग 1। ग्लेशियल हिम फ्रोजन मोनार्की साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। इसके कई कारण हैं, लेकिन 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं। पहला, विंटरक्लाव आइस मोनार्क ग्लेशियल हिम में रहता है, और दूसरा, ग्लेशियल हिम के लोग विशेष हैं। फ्रोजन मोनार्की के अन्य निवासियों के विपरीत ग्लेशियल हिम में रहने वाले लोग अलग हैं। जबकि फ्रोजन मोनार्की साम्राज्य में दसियों अलग अलग प्रकार की प्रजातियां रहती हैं, ग्लेशियल हिम में, जहां विंटरक्लाव रहता है, पूरे शहर में केवल एक ही प्रजाति रहती है। इस प्रजाति को ग्लेशिफर्न कहा जाता है, जो विंटरक्लाव के प्रति पूरी तरह से वफादार एक अनोखी जाति है और बहुत उच्च प्रतिभा रखती है, और इस जाति के अधिकांश लोग उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर बन सकते हैं। प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करने से पहले इवान ने उन सभी शक्तिशाली प्रजातियों के बारे में जानकारी मांगी थी, जिनसे उसे मकबरे में प्रवेश करने के बाद सावधान रहना था, और उनमें ग्लेशियर भी शामिल थे। हालांकि मकबरे में प्रवेश करने के बाद उसे ग्लेशियर प्रजाति के किसी व्यक्ति से सामना नहीं हुआ, लेकिन उसने उनकी तस्वीरें देखी थीं, इसलिए जैसे ही उसने शाल्डिक की पीली नीली त्वचा और दुबले शरीर को देखा, उसने तुरंत पहचान लिया कि वह ग्लेशियर से कोई है। जब उसने पहली बार शाल्डिक को देखा तो वह हैरान रह गया। कुछ ही मिनट पहले उसने अनुमान लगाया था कि विंटरक्लॉ ने अपने लोगों को प्राचीन के मकबरे में नहीं भेजा था, क्योंकि वह वैलेरी की तलाश कर रहा था, और अब उसकी तरफ से कोई उसके सामने आ गया था। जब पोर्टल पहली बार दिखाई दिया तो वह थोड़ा गंभीर था, और उसने दूसरी तरफ विश्वसार के अस्तित्व को महसूस किया। लेकिन एक बार जब शाल्डिक बाहर चला गया और इवान को लगा कि उसकी आभा केवल रैंक 2 के शिखर पर थी, तो उसने उसके बारे में बहुत अधिक चिंता नहीं की। भले ही ग्लेशियर प्रजाति के लोग शक्तिशाली थे, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता था जब तक कि उसका सामना किसी ऐसे व्यक्ति से न हो जो कम से कम रैंक 4 के शिखर पर पहुंच गया हो। जैसे ही इवान को ग्लेशियरों के बारे में कुछ बातें याद आईं और वह पोर्टल के दूसरे छोर पर छिपे खतरे के बारे में सोच रहा था, जिससे उसे संकट का इतना गहरा एहसास हुआ, उसने महसूस किया कि पृथ्वी भर में अलग अलग जगहों पर कई पोर्टल खुल रहे हैं। वैलेरी, तुम एक एस-जोड़ रैंक शिकारी हो, है ना? अपने शिकारी साथियों से संपर्क करें और उन्हें बताएं कि वे पृथ्वी पर खुल रहे पोर्टलों के पास न जाएं, उसने अपने पीछे खड़ी चांदी के बालों वाली महिला को देखते हुए गंभीर स्वर में कहा। पोर्टल। इवान की बात सुनकर वैलेरी के चेहरे पर भाव बदल गए। क्या आपका मतलब है कि इस पोर्टल के समान एक से अधिक पोर्टल हैं? हाँ, अगर वे मरना नहीं चाहते हैं तो उन्हें पोर्टलों के पास न जाने के लिए कहें।
गड़गड़ाहट। जैसे ही इवान ने बोलना समाप्त किया, पृथ्वी एक बार फिर हिलने लगी, इस बार पहले से कहीं अधिक तीव्रता से। शाल्डिक के समान शक्तिशाली आभा अलग अलग दिशाओं से उठी और पूरा ग्रह पूरी तरह से उथल पुथल हो गया। अरे, उस मूर्ख विंटरक्लॉ ने यहाँ किस तरह के पागलों को भेजा है? क्या ये लोग पूरे ग्रह को नष्ट करना चाहते हैं? इवान ने शाप दिया क्योंकि उसने विभिन्न दिशाओं से निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस किया और जोडा और उसके अन्य छायामरे को मुक्त कर दिया। उन कमीनों को पकड़ो और उन्हें यहाँ लाओ, इवान ने ठंडी आवाज में कहा और उसके लगभग 100 छायामरे तुरंत गायब हो गए। उसी समय वैलेरी ने भी अपने कंगन का उपयोग करके संघ के उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें पोर्टल्स के पास न जाने की सूचना दी। जब उसके छायामरे पोर्टल्स से निकले लोगों को पकड़ने के लिए चले गए और वैलेरी अन्य शिकारियों के साथ संवाद कर रहा था, इवान शाल्डिक के पास गया। क्या तुम अपने आप बोलने जा रहे हो, या तुम यहाँ क्यों हो और तुम क्या करना चाहते हो? इस बारे में बात करने से पहले विशेष उपचार चाहते हो? इवान की बात सुनकर शाल्डिक ने कुछ नहीं कहा और बस उसे ठंडी आंखों से घूरता रहा। सामान्य परिस्थितियों में इवान तुरंत उसे मार देता और उसे छायामरे में बदल देता ताकि वह सारी जानकारी निकाल सके जो उसे चाहिए थी। चाहता था, लेकिन वर्तमान में वह चिंतित था कि अगर उसने शाल्डिक या ग्लेशियल हिम से आए किसी अन्य व्यक्ति को मार दिया तो यह विंटरक्लाव को सचेत कर देगा, जिससे संभावित रूप से बड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि उच्च स्तर के प्राणियों के लिए पृथ्वी जैसी निचली दुनिया में आना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह असंभव है। अगर उसने शाल्डिक को मार दिया और विंटरक्लाव को पता चला कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके द्वारा भेजे गए रैंक 2 कोर रिवॉल्वर को मारने में सक्षम है, तो वह उच्च स्तरीय संसाधनों का उपयोग करके उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर को पृथ्वी पर भेज सकता है। भले ही इवान रैंक 4 कोर रिवॉल्वर के खिलाफ खुद का बचाव कर सकता था, लेकिन वह बिना किसी अच्छे कारण के उसका सामना नहीं करना चाहता था। इसका मुख्य कारण ये था कि पृथ्वी उच्च स्तरीय कोर रिवॉल्वर के बीच लड़ाई के दबाव को झेलने में सक्षम नहीं होगी और वह ऐसी स्थिति से बचना चाहता था। लेकिन जब उसने सवाल पूछने के बाद शाल्डिक के चेहरे पर ठंडी नज़र देखी तो उसे पता चल गया कि यह आदमी उसे कुछ नहीं बताएगा। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे, इवान ने धीमी आवाज में कहा और अचानक शाल्डिक को फंसाने वाला गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गायब हो गया। जिस क्षण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र गायब हुआ, शाल्डिक की आंखें चमक उठीं और उसने इवान पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह, चूंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहते इसलिए मैं खुद ही पता लगा लूंगा। उसके चेहरे को एक शक्तिशाली हाथ ने पकड़ लिया और उसने एक ठंडी सर्द आवाज सुनी जिसने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। आत्मा की खोज। आर्घ। शाल्डिक दर्द में दहाड़ उठा, उसे लगा जैसे हजारों चींटियां उसकी आत्मा को खा रही हैं। इवान ने अपनी आंखें बंद की और वह जानकारी ढूंढी जिसकी उसे तलाश थी। वैलेरी, जो उच्च स्तरीय शिकारियों से बात कर रही थी और उन्हें पोर्टल के पास न जाने का निर्देश दे रही थी, जब उसने शाल्डिक की दर्दनाक चीख सुनी तो चौंक गई और स्तब्ध भाव से पीछे देखने लगी। वह इतने कम समय में इतना शक्तिशाली हो गया, उसने सोचा, शाल्डिक द्वारा पहली बार पोर्टल से बाहर निकलने पर उत्सर्जित की गई भयानक आभा को याद करते हुए। जब उसने पहले शाल्डिक की आभा महसूस की थी तो वह एक भारी पहाड़ की तरह थी, लेकिन इवान के सामने यह आदमी विरोध भी नहीं कर सका। इवान ने शाल्डिक की यादों को खंगाला और 1 मिनट के बाद उसे आखिरकार वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। वह जो चाहता था उसे पाने के बाद, जैसे कि वह कचरे का एक टुकड़ा हो, उसने शाल्डिक को एक तरफ फेंक दिया, जिसकी जीभ अब उसके मुंह से बाहर लटक रही थी और जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की तरह लग रहा था। तो मेरा अनुमान सही था, ओह, इवान ने संकुचित आंखों से कहा। इन लोगों को विंटरक्लॉ ने यहाँ भेजा है और उनका काम वैलेरी को पकड़ना और उसे जीवित वापस लाना है। जैसे ही इवान ने बात की, उसने शाल्डिक की स्टोरेज रिंग से एक छोटा नीले रंग का क्रिस्टल निकाला। जैसे ही उसने क्रिस्टल निकाला, वह चमक उठा और उसमें से एक हल्की ऊर्जा तरंग निकली जो उसे वैलेरी की ओर ले गई। उसी समय शाल्डिक की यादों से उसने ये भी पता लगाया कि पोर्टल के दूसरी तरफ एक पीक रैंक 5 कोर रिवॉल्वर था। अगर उसने दूसरी तरफ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का पहले इस्तेमाल किया होता तो उसे इस शक्तिशाली प्राणी द्वारा पता लगा लिया जाता। इन लोगों को नहीं पता कि यह क्रिस्टल क्या है, न ही उन्हें पता है कि उन्हें इसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को क्यों पकड़ना है, इवान ने कहा, जब उसकी आध्यात्मिक इंद्रियों ने शाल्डिक की स्टोरेज रिंग से निकाले गए नीले क्रिस्टल को स्कैन किया। जैसे ही उसने इसे स्कैन किया, इवान की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने क्रिस्टल के भीतर एक मजबूत आध्यात्मिक आभा को महसूस किया। साथ ही इस आध्यात्मिक आभा में एक सम्राट कोर के समान शक्तिशाली उतार चढ़ाव थे, जो दर्शाता है कि अंदर बंद आध्यात्मिक ऊर्जा विंटरक्लॉ की थी। लेकिन विंटरक्लॉ से संबंधित यह मजबूत आध्यात्मिक आभा वैलेरी पर प्रतिक्रिया क्यों कर रही है? इवान ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया और जैसे ही उसने सोचा कि वैलेरी ने उसे अपने सपनों और सभी घटनाओं के बारे में क्या बताया था, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और एक बेतुकी संभावना दिमाग में आई। अध्याय 1084 एक बेतुकी संभावना भाग 2।
जब वैलेरी ने इवान को अपने अक्सर आने वाले सपनों के बारे में बताया तो उसने काले बालों वाले एक लंबे कान वाले आदमी का वर्णन किया जो एक छोटी लड़की को पीट रहा था। उसके अनुसार लड़ाई के अंत में उस आदमी ने एक धुंधले दिखने वाले हथियार के माध्यम से सेवक नामक एक शक्तिशाली क्षमता का इस्तेमाल किया जिसका स्वरूप वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। हालांकि हथियार धुंधला था जैसे कि वह काले कोहरे में लिपटा हुआ था, फिर भी यह उसे एक भयानक एहसास दे रहा था जैसे कि वह अपने स्तर से बहुत ऊपर किसी चीज को देख रही हो। ये सुनकर कि उस आदमी ने एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जो उसे इतना भयानक एहसास दे रहा था, इवान को तुरंत विनाश के हलबर्ट के बारे में सोचना पड़ा। ड्रार्ड्स की बंद दुनिया में प्रवेश करने के बाद पहली बार जब उसने विश्व वृक्ष को देखा तो इवान ने यूनिवर्सल ट्री से संबंधित एक स्मृति को अनलॉक कर दिया था। उस स्मृति में एजरोथ ने एक धुंधले हथियार का इस्तेमाल किया जिसका स्वरूप वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था ताकि पूरे यूनिवर्सल ट्री को नष्ट कर सके। उस समय इवान उलझन में था कि यह किस तरह का हथियार था और वह इसे स्पष्ट रूप से क्यों नहीं देख पा रहा था। लेकिन अब इवान को यकीन था कि एजरोथ ने जिस हथियार का इस्तेमाल किया था वह विनाश का हलबर्ट था और वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था क्योंकि विनाश के असली हलबर्ट के भीतर विनाश की अवधारणा बहुत भयानक थी। भले ही वह अपनी यादों में केवल हलबर्ट को देख रहा था, लेकिन इसमें निहित विनाश की अवधारणा अभी भी उसे प्रभावित कर सकती थी। यही वजह है कि यह धुंधला और अस्पष्ट दिखाई दे रहा था। वैलेरी की स्थिति भी उसके जैसी ही थी। विनाश का हलबर्ट जिसे एजरोथ ने प्रिमोडियल के खिलाफ अपनी लड़ाई में इस्तेमाल किया था वह उसके लिए सीधे देखने के लिए बहुत शक्तिशाली था, इसलिए यह उसकी आत्मा की रक्षा के लिए धुंधला दिखाई दिया। उसने कहा कि एजरोथ ने विनाश के हलबर्ट का उपयोग करके उस छोटी लड़की पर सेवा नामक एक कौशल का इस्तेमाल किया। इवान ने सोचा और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है कि सेवा सोल स्लेयर वॉरार्ट्स की चालों में से एक है? क्योंकि इवान के पास वर्तमान में विनाश का हलबर्ट केवल एक प्रतिकृति है, वह सोल स्लेयर वॉरार्ट्स की केवल पहली 3 चालों का उपयोग कर सकता है और अन्य के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन इवान को अभी सोल स्लेयर वॉरार्ट्स की चालों की परवाह नहीं थी, क्योंकि यह अनुमान लगाने के बाद कि एजरोथ द्वारा इस्तेमाल की गई सेवक क्षमता सोल स्लेयर वॉरार्ट्स की चालों में से एक हो सकती है, उसके दिमाग में एक बेतुकी संभावना आई। हालांकि इवान को सोल स्लेयर वॉरार्ट्स की केवल 3 चालों का ज्ञान है, वह जानता है कि इस कला की सभी चालें आत्माओं से संबंधित हैं। और यह अत्यधिक संभावना है कि एजरोथ द्वारा इस्तेमाल की गई सेवा चाल एक ही है। चून की चाल का नाम सेवा था और यह उस छोटी लड़की की आत्मा पर लक्षित थी जो एक आदिम होने का दावा करती थी। इवान ने अनुमान लगाया कि इस चाल के कारण उसकी आत्मा 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित हो सकती है। 2 अलग अलग हिस्सों में विभाजित होने के बाद उसकी आत्मा का एक हिस्सा विंटरक्लाव के रूप में पुनर्जन्म लेता है और दूसरा हिस्सा। इवान ने वैलेरी को देखा जो अभी भी शिकारियों से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव दिखाई दिया। बेशक ये सिर्फ सेवा नाम की वजह से नहीं था कि इवान ने यह अनुमान लगाया, इसमें कई अन्य कारक शामिल थे, खासकर ये तथ्य कि विंटरक्लाव की आध्यात्मिक आभा वैलेरी पर प्रतिक्रिया कर रही थी। इसके अलावा वैलेरी के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा थी जो एजरोथ के बारे में जानती थी और उसे अपने शरीर को विकसित करने के लिए आइस मोनाक के स्रोत को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। आइस मोनाक का स्रोत क्या है? इवान ईमानदारी से नहीं जानता था, लेकिन अगर उसे अनुमान लगाना होता तो वह निश्चित रूप से कहता कि यह आत्मा से संबंधित कुछ होना चाहिए। इसके अलावा अगर वैलेरी और विंटरक्लाव के बीच कोई संबंध नहीं होता तो उसे अपने शरीर को विकसित करने के लिए उसके स्रोत को अवशोषित करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर मेरा अनुमान सही है और वैलेरी और विंटरक्लाव उस प्राइमोडियल की आत्मा का हिस्सा हैं, तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि विंटरक्लाव ने पहले ही अपनी कुछ यादें जगा ली होंगी कि मैंने उसे कैसे हराया। इवान ने अपनी भौहें रगड़ते हुए कहा, इससे ये भी पता चलता है कि वह आदमी मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। अनास्तासिया के अनुसार अगर उसे यूटोपिया में मुझसे सबसे अधिक नफरत करने वाले किसी व्यक्ति को चुनना पड़े तो वह बिना किसी दूसरे विचार के विंटरक्लाव को चुनेगी। ये सोचते हुए इवान ने वैलेरी की ओर देखा जो अभी भी शिकारियों से बात कर रही थी और उसे सिरदर्द होने लगा। अगर वह वास्तव में कोई ऐसी है जो एजरोथ द्वारा उस आदिम की आत्मा को काट देने के कारण पैदा हुई है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर उसे किसी तरह अपनी यादें वापस मिल गईं तो वह मुझे भी पीटने की कोशिश करेगी। इवान ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं, लेकिन कई गहरी सांसें लेने के बाद भी वह अपनी उबलती भावनाओं को शांत नहीं कर सका। उसने वैलेरी की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से गायब हो गया। उसके स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर फिर से प्रकट हुआ। वैलेरी के स्थान से सैकड़ों किलोमीटर दूर प्रकट होने के बाद उसने आकाश की ओर देखा और गुस्से में दहाड़ लगाए। भाड़ में जाओ एजरोथ, तुम कमीने! क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक चौकीदार हूं? मुझे तुम्हारे द्वारा बनाई गई गंदगी को साफ क्यों करना है? तुम राक्षस! अधिकांश राक्षस जो पहले से ही पोर्टल के खुलने से होने वाली उथल पुथल के कारण डर से कांप रहे थे, इवान की दिशा में और भी अधिक भयभीत आंखों से देखने लगे।
उसके शरीर से निकलने वाली घृणा की आभा इतनी प्रबल थी कि सभी राक्षसों ने अपने चेहरे जमीन पर रख दिए और अपने सिर को अपने हाथों से ढक लिया, उस राक्षस से बेहद डरे हुए जो कल की कसम खा रहा था। पूरे 5 मिनट तक एजरोथ को कोसने के बाद ही इवान आखिरकार शांत हुआ और उसने अपना सिर हिलाया। एजरोथ को या बल्कि खुद को कोसने के बाद वह वापस वहीं लौट आया जहां वैलेरी थी। जब वह वापस आया तो वैलेरी पहले ही शिकारियों से बात कर चुकी थी और शाल्डिक को घूर रही थी, जो लगभग मर चुका था। इवान को वापस आते देख वैलेरी उससे पूछना चाहती थी कि वह कहाँ गया था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही इवान ने गंभीर स्वर में बात कर दी। वैलेरी, अपने शिकारी साथियों से फिर से संपर्क करो और उन्हें बताओ कि मैं कल संघ के नेताओं से मिलना चाहता हूँ। हाँ, वैलेरी ने भ्रमित भाव से जवाब दिया, लेकिन इवान ने उसे उससे सवाल करने का मौका नहीं दिया और बोलना जारी रखा। और अगर वे मुझसे मिलने से मना करते हैं, ये कहते हुए कि उनके पास समय नहीं है या कोई और बकवास बहाना है, तो उन्हें कहो कि वे मेरे द्वारा मारे जाने के लिए तैयार रहें। अध्याय 1085 षड्यंत्र। वैलेरी और शाल्डिक के साथ इवान बेस सिटी 5 में अपने घर लौट आया। लौटने के बाद उसने शाल्डिक को पिछवाड़े में फेंक दिया और अब उसके साथ परेशान नहीं हुआ। आत्मा खोज के प्रभावों के कारण शाल्डिक की आत्मा को भारी नुकसान पहुंचा, जिससे वह मानसिक रूप से अक्षम हो गया और हिलने डुलने में असमर्थ हो गया। आप फेडरेशन के उच्च स्तरीय शिकारियों से क्यों मिलना चाहते हैं? वैलेरी ने इवान से शहर में वापस आने के बाद पूछा। मुझे इस बारे में सारी जानकारी चाहिए कि ये दुनिया कैसे बदल गई है, जिसमें शीर्ष गुप्त खुफिया जानकारी भी शामिल है। शुरू में मैंने धीरे धीरे उस जानकारी को प्राप्त करने के बदले में फेडरेशन को इस ग्रह पर अधिकांश उच्च स्तरीय राक्षसों से निपटने में मदद करने की योजना बनाई थी। यही कारण है कि लियोन ने आपसे संपर्क किया। लेकिन अब, इवान ने कहा और उसकी आंखें ठंडी चमक उठीं। अब मेरे पास गेम खेलने और इसे और अधिक विलंबित करने का समय नहीं है। क्या ये संयोग था कि टावर ऑफ असेंशन का उपयोग करने के बाद वैलेरी विश्व डोमेन के बजाय पृथ्वी पर दिखाई दिया, और यह कि उसे भी एल्डोरिया शहर के मालिक की उपाधि का उपयोग करने के बाद विश्व डोमेन के बजाय पृथ्वी पर भेजा गया था? जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था, उसके आगमन के ठीक एक दिन बाद विंटरक्लाव के लोग भी पृथ्वी पर दिखाई दिए। क्या ये भी एक संयोग था? इवान की नज़र में यह एक संयोग नहीं था। अगर कोई उसे बताता कि यह एक संयोग था, तो वह उन्हें कड़ी पिटाई देगा, क्योंकि यह स्पष्ट था कि यह एक संयोग नहीं बल्कि एक साजिश थी। ड्रार्ड्स की बंद दुनिया को छोड़ने और निषिद्ध भूमि में प्रवेश करने के बाद से ऐसा लगा कि उसे दुर्भाग्य की आदिम देवी ने शाप दिया था। एक के बाद एक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ रहा था। मैप शॉप में प्रवेश करने से लेकर जहां एक ऐसा बेवकूफ़ है जिसके पास एक ऐसी कलाकृति है जो उसके एबिसल श्राउड को निष्क्रिय कर सकती है, उन लोगों से मिलने तक जिन्होंने छोटे स्टोन मैन का अपहरण किया और उसे एक राक्षस समझ लिया गया जो उसे खाना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ऐसी स्थिति में डालना चाहता था जहां से उसे बचने के लिए एल्डोरिया शहर के मालिक की अपनी उपाधि का इस्तेमाल करना पड़े। इवान ने यह भी मानना शुरू कर दिया कि अगर वह किसी तरह स्टोन मैन से बच भी गया होता तो भी कुछ और होता जो उसे अपनी उपाधि का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करता। शायद किसी ने मैप शॉप में एबिसल श्राउड के निष्क्रिय होने पर उसकी लोकेशन का पता लगा लिया हो और स्टोन मैन से बचने के बाद वह उस व्यक्ति से मिला होगा और उसे फिर से भागने के लिए उपाधि का इस्तेमाल करना पड़ा होगा। कुल मिलाकर उसे लगा कि कोई जानबूझकर उसे अपनी उपाधि की शक्ति का इस्तेमाल करके पृथ्वी पर वापस भेजना चाहता था। और जहां तक इस बात का सवाल है कि कौन या क्या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहता था, तो केवल एक ही संभावना थी, यूटोपिया की इच्छा, जिसे मैं निषिद्ध भूमि में खोजने गया था। इवान ने ठंडी आंखों से सोचा और गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि उसे विश्व डोमेन के बजाय पृथ्वी पर क्यों भेजा गया था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह समझना चाहता था कि क्या हो रहा है, तो उसे अपनी यादों में देखी गई काली आकृति से मिलना होगा। और उस आकृति के बारे में और जानने के लिए उसे जानकारी की जरूरत थी। उसे यकीन नहीं था कि संघ के उच्च स्तरीय शिकारी काली आकृति के बारे में जानते थे, लेकिन सिर्फ 15 वर्षों में पृथ्वी पर उच्च स्तरीय शिकारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए, जो बहुत ही असामान्य था, उसे लगा कि उन्हें कुछ पता होना चाहिए। यही कारण था कि वह उनसे मिलना चाहता था। वैलेरी से बात करते हुए वह अपने शैडो अनडेड पर भी नजर रख रहा था, जिन्हें उसने पोर्टल से निकलने वाले लोगों से निपटने के लिए भेजा था। कुल 6 पोर्टल दिखाई दिए थे, जिसमें वह भी शामिल था जिससे शाल्डिक निकला था, और उसके समान पोर्टल के माध्यम से आने वाले अन्य लोग भी रैंक 2 के शिखर पर थे। हालांकि ये लोग शक्तिशाली थे, लेकिन लगभग 100 छाया मरे हुओं से घिरे होने पर वे असहाय थे और जल्द ही उन्हें पकड़ लिया गया। इवान ने अपने छाया मरे हुओं को आदेश दिया कि वे बंदियों को पीट पीट कर मौत के करीब पहुंचा दें और उन्हें अभी के लिए जीवित रखें, क्योंकि वह उन पर भी सोल सर्च का इस्तेमाल करना चाहता था। हालांकि उसे शाल्डिक से बहुत ज्यादा मूल्यवान जानकारी नहीं मिली, लेकिन वह इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि भेजे गए दूसरे व्यक्ति कुछ जानते होंगे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए इवान ने वैलेरी को बेस सिटी 5 में छोड़ दिया और प्रशांत महासागर के बीच में एक सुनसान द्वीप पर चला गया।
द्वीप पर जोडा और दूसरे छाया मरे हुओं ने शाल्डिक जैसी ही पीली नीली त्वचा वाले 5 व्यक्तियों को घेर लिया। द्वीप पर पहुंचने पर इवान ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत 5 बंदियों पर सोल सर्च का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से शाल्डिक की तरह उनके पास मिशन के बारे में केवल बुनियादी जानकारी थी और उन्हें केवल नीले क्रिस्टल द्वारा इंगित व्यक्ति को जीवित पकड़ने और उन्हें वापस लाने का निर्देश दिया गया था। ये परेशानी वाली बात है। इवान ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बड़बड़ाया और 2 मीटर लंबी सुंदरता को एक तरफ फेंक दिया जैसे कि वह कचरा फेंक रहा हो। हालांकि उसने ग्लेशियर के किसी भी बंदी को नहीं मारा, लेकिन वह जानता था कि उन्हें भेजने वाले व्यक्ति को यह एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। उनकी आत्माओं को भारी नुकसान पहुंचाए जाने के कारण ये व्यक्ति लगभग मर चुके थे और वापस नहीं जा सकते थे। शुरू में इवान ने गोबो के माइंड इंट्रूशन कौशल का उपयोग करके शाल्डिक और अन्य लोगों की यादों को बदलने पर विचार किया, जैसा कि उसने गेहेना साम्राज्य में एल्वेस के साथ किया था। हालांकि ये याद आने पर कि इन व्यक्तियों को विंटरक्लॉ द्वारा भेजा गया था और उनका उससे सीधा संपर्क था, उसने यह विचार त्याग दिया। हालांकि वह माइंड इंट्रूशन का उपयोग करके सामान्य उच्च स्तरीय कोर इवॉल्वर्स को मूर्ख बनाने में सक्षम हो सकता था, लेकिन उसे विंटरक्लॉ जैसे किसी व्यक्ति को धोखा देने का कोई भरोसा नहीं था। माइंड इंट्रूशन का उपयोग करने के लिए उसे लक्ष्य की आत्मा के साथ छेड़छाड़ करनी होगी। हालांकि यह बहुत छोटा बदलाव था, फिर भी विंटरक्लॉ जैसी क्षमता वाले लोगों की नज़रों से यह नहीं छूटेगा। चूंकि उन्होंने यहाँ 6 लोगों को भेजा है, इसका मतलब है कि वे ग्रह पर वैलेरी के सटीक स्थान का पता नहीं लगा सकते हैं। इसलिए भले ही ये लोग 1 या 2 दिन के लिए वापस न जाएं, कोई भी नहीं सोचेगा कि कुछ गड़बड़ है। इवान ने गंभीर स्वर में बड़बड़ाया और हवा ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। मुझे कल तक सारी जानकारी इकट्ठा करनी है और समझना है कि यहाँ किस तरह की साजिश चल रही है। अध्याय 1086 विंटरक्लॉ। ग्लेशियल हिम शहर के अंदर बर्फीले बादलों को चीरते हुए हजारों मीटर ऊंचे एक विशाल बर्फ के पहाड़ के ऊपर एक विशाल बर्फ का महल खड़ा था। ग्लेशियल हिम शहर के अंदर का वातावरण बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। एक चांद के बजाय एक पूरा नीला चांद और आधा बैंगनी चांद आसमान में चमक रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि ग्लेशियल हिम यूटोपिया में नहीं बल्कि पूरी तरह से एक अलग क्षेत्र में मौजूद है। विशाल बर्फ के महल के चारों ओर ग्लेशियर प्रजाति के दर्जनों लोग इलाके में गश्त करते थे। उनके दुबले पतले और लंबे शरीर हल्के नीले रंग के कवच से सुसज्जित थे और उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक लंबा नुकीला भाला था। वे एकदम सामंजस्य में आगे बढ़ रहे थे, सैनिकों की एक कुलीन टीम की तरह लग रहे थे। बर्फ के महल के अंदर भूमिगत कमरों में से एक में, जहां तापमान इतना कम था कि 5वीं रैंक का कोर इवॉल्वर भी प्रवेश करते ही बर्फ की मूर्ति में बदल जाता, लगभग 10 मीटर लंबा राक्षस, जो यति जैसा दिखता था और चांदी सफेद फर से ढका हुआ था, शुद्ध सफेद बर्फ से बने बर्फ के मंच पर लेटा हुआ था, जो पागलपन से आसपास की बर्फ की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। अचानक राक्षस की बंद आंखें खुली, गहरे नीले रंग की पुतलियों को प्रकट करते हुए। जिस क्षण राक्षस की आंखें खुली, परम बर्फ का नियम चारों ओर भर गया और राक्षस की निगाह के नीचे उसके सामने का स्थान जम गया जैसे कि उसे बस एक स्पर्श से तोड़ा जा सकता है। विशाल राक्षस ने अपनी बड़ी नाक से गहरी सांस ली और दमनकारी बर्फ का नियम जिसने आसपास के वातावरण को घेर लिया था, गायब हो गया। विंटरक्लॉ बर्फ के मंच पर बैठ गया और अपने पेट को नीचे देखा। जैसे ही उसने अपने पेट की जांच की, उसके पेट के क्षेत्र के चारों ओर का फर पीछे हट गया, जिससे उसके पेट के केंद्र में एक छोटा गोल्फ बॉल के आकार का छेद दिखाई दिया, जो काली ऊर्जा से घिरा हुआ था। गहरे नीले रंग की बर्फ की ऊर्जा ने छोटे छेद के किनारों को ढक दिया, जिससे काली ऊर्जा उसके शरीर के अन्य क्षेत्रों में फैलने से रुक गई। हजारों साल हो गए हैं, लेकिन बर्फ के अंतिम नियम के साथ भी मैं अभी भी खुद को मृत्यु और आत्मा के इस सच्चे नियम से मुक्त नहीं कर सकता, विंटरक्लॉ ने ठंडी आवाज में कहा, हालांकि उसकी आवाज में लाचारी का एक संकेत था। हालांकि उसकी आंखों में थोड़ी सी लाचारी जल्द ही गायब हो गई और वह बर्फ के मंच से उठ खड़ा हुआ। उस कमरे को छोड़कर जहां बर्फ का नियम विशेष रूप से सक्रिय था, विंटरक्लॉ एक सिंहासन कक्ष में प्रवेश किया और फर ने एक बार फिर अपने पेट को ढक लिया जहां गोल्फ की गेंद के आकार का छेद स्थित था। सिंहासन पर बैठते हुए विंटरक्लॉ ने उदासीन आवाज में पुकारा, क्रायोलिथ। जैसे ही विंटरक्लॉ की आवाज कमरे में गूंजी, एक 3 मीटर लंबा आदमी चांदी के रंग के कवच में लिपटा हुआ और हल्के नीले रंग की त्वचा वाला सिंहासन कक्ष में दिखाई दिया, उसके सामने घुटने टेक दिए। क्या तुम्हें कुछ मिला? विंटरक्लॉ ने शांत स्वर में क्रायोलिथ की ओर देखते हुए पूछा, जो एक मध्यम स्तर के रैंक 6 कोर रिवॉल्वर की आभा बिखेर रहा था। मुझे कल ही यह खबर मिली। पिछले कुछ महीनों में बार बार प्रयास करने के बाद महामहिम द्वारा दिया गया सोल क्रिस्टल आखिरकार निचले स्तर की दुनिया में से एक पर प्रतिक्रिया कर रहा है। बोरियल ने पहले ही कुछ पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर भेज दिए हैं ताकि आप जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसे पकड़ सकें। ये सुनकर विंटरक्लॉ की गहरी नीली आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। बोरियल ने इतनी जल्दी जगह पा ली?
यूटोपिया के अंतर्गत हजारों निचली दुनियाएं हैं, इसलिए विंटरक्लॉ को उम्मीद थी कि उसे कोई परिणाम मिलने में कुछ साल लगेंगे। इसलिए ये सुनकर कि बोरियल ने कुछ ही महीनों में कुछ पा लिया है, वह हैरान होने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे भी आश्चर्य हुआ जब बोरियल ने कल मुझे बताया, हजारों निचली दुनियाएं हैं, इसलिए मुझे लगा कि उसे सही जगह खोजने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसने कल निचली दुनिया में से एक के लिए एक पोर्टल खोला, महामहिम द्वारा दिए गए सोल क्रिस्टल ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्रायोलिथ ने समझाया, उसकी आवाज़ भी आश्चर्य से भरी हुई थी। क्रायोलिथ के शब्दों को सुनकर विंटरक्लॉ का मुंह थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गया और उसने एक क्रूर मुस्कान के साथ पूछा, क्या उन्हें वह व्यक्ति मिल गया? क्रायोलिथ ने अपना सिर हिलाया और सम्मानजनक आवाज़ में जवाब दिया, हमें अभी तक भेजी गई टीम से कोई खबर नहीं मिली है। कुल 6 पीक रैंक 2 कोर इवॉल्वर हैं जो उस निचली दुनिया में गए हैं। ऊर्जा के उतार चढ़ाव के अनुसार यह एक निचली दुनिया होनी चाहिए जो मुश्किल से पीक रैंक एक कोर इवॉल्वर की शक्ति को संभाल सकती है, इसलिए हमें जल्द ही उनसे खबर मिलनी चाहिए। भले ही उनका सामना उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से हो, लेकिन उनके लिए कार्य पूरा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। विंटरक्लॉ को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि यह एक छोटी सी दुनिया है जो मुश्किल से पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर की शक्ति को संभाल सकती है, लेकिन जल्द ही उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। क्या आपने उन्हें उस दुनिया में प्रवेश करने के बाद कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने के लिए कहा है? चूंकि यह एक ऐसी दुनिया है जो मुश्किल से पीक रैंक 1 की शक्ति को संभाल सकती है, इसलिए अगर उनमें से कोई भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करता है तो यह नष्ट हो जाएगी। मुझे उस व्यक्ति को जीवित चाहिए, इसलिए सुनिश्चित करें कि वे दुनिया को नष्ट न करें और उस व्यक्ति को गलती से मार न दें। चिंता मत करो महाराज, मैं सुनिश्चित करूंगा कि कुछ भी गलत न हो, क्रायोलिथ ने विंटरक्लॉ की चिंता सुनकर गंभीर स्वर में कहा। शाल्डिक और अन्य लोगों को भेजने से पहले उसने उन्हें पहले ही कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने का निर्देश दिया था, इसलिए उसे विश्वास था कि निचली दुनिया में प्रवेश करने पर अपनी शक्ति पर नियंत्रण खोने के संक्षिप्त क्षण को छोड़कर वे कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। क्रायोलिथ की बात सुनकर विंटरक्लॉ ने सिर हिलाया और हाथ हिलाकर मना कर दिया। तुम जा सकते हो। जैसे ही वे उस व्यक्ति को पकड़ लें, उसे यहाँ ले आओ। विंटरक्लॉ की बात सुनकर क्रायोलिथ ने अपना सिर झुकाया और महल से गायब हो गया। क्रायोलिथ के चले जाने के बाद विंटरक्लॉ के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। एक बार जब मुझे स्रोत का दूसरा आधा हिस्सा मिल जाएगा तो मैं आखिरकार खुद को इससे मुक्त कर पाऊंगा। उसने अपने पेट की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, जहां गोल्फ की गेंद के आकार का छेद था जो मृत्यु और आत्मा के सच्चे नियम से ढका हुआ था। और एक बार जब मैं इससे छुटकारा पा लूंगा तो मैं निश्चित रूप से उस कमीने को ढूंढूंगा और उसे मार डालूंगा। जैसे ही विंटरक्लॉ ने बोलना समाप्त किया, वह सिंहासन कक्ष से गायब हो गया और परम बर्फ के नियम से भरे भूमिगत कक्ष में वापस आ गया। अध्याय 1087 तो ये शुरू होने वाला है। जब इवान पोर्टल से बाहर आए व्यक्तियों पर आत्मा की खोज करने के लिए द्वीप पर गया तो वैलेरी ने भी लियोन की तलाश की और उससे अंटार्कटिका में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बात की। उसने बहाना बनाया कि वे अंटार्कटिका में एक दोस्ताना मुकाबले के लिए गए थे और यह कोई गंभीर बात नहीं थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि उसने शिकारियों को पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पोर्टल के पास न जाने का निर्देश क्यों दिया था, उसने बस उसे अगले दिन इवान से मिलने के लिए कहा। बेशक वैलेरी की चेतावनी के बावजूद संघ के लिए पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पोर्टल को अनदेखा करना असंभव था। इसलिए एक बार जब छाया मरे हुए लोगों ने पोर्टल से निकले और चले गए लोगों को पकड़ लिया तो कुछ उच्च स्तरीय शिकारी वहां जांच करने गए। सैटेलाइट इमेज के कारण भले ही पोर्टल खुलने के समय कोई शिकारी उनके पास नहीं था, फिर भी उच्च स्तरीय शिकारियों ने पीली नीली त्वचा वाले ग्लेशियर लोगों को देखा जो पोर्टल से बाहर आए और कैसे उन्हें भयानक दिखने वाले काले राक्षसों ने पकड़ लिया। शिकारी यह पता लगाना चाहते थे कि ये काले राक्षस पीली नीली त्वचा वाले लोगों को कहां ले गए, लेकिन काले जीवों के चारों ओर की अराजक ऊर्जा ने उनके आसपास के मन को बाधित कर दिया, जिससे शिकारी उपग्रह के माध्यम से गंतव्य का निर्धारण करने से रोक दिए गए। वैलेरी जानती थी कि उसकी चेतावनी के बावजूद भी फेडरेशन पोर्टल्स को अनदेखा नहीं करेगा। उसके विपरीत जो इवान को जानती थी और जानती थी कि वह उन्हें उनके भले के लिए पोर्टल के पास न जाने के लिए कह रहा था, फेडरेशन को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वह सिर्फ उसके कहने से संभावित खतरे को खारिज नहीं कर सकता था। वैलेरी इस मामले में कुछ हद तक असहाय थी, लेकिन उसे ज्यादा परवाह नहीं थी। अगर शिकारी उसकी चेतावनियों के बावजूद पोर्टल्स के पास ही रहना चुनते हैं तो उसे उनके भाग्य की परवाह नहीं होगी। वह फेडरेशन के ज्यादातर शिकारियों से परिचित नहीं थी क्योंकि वह हाल ही में ही शामिल हुई थी और उसका ज्यादातर समय उसके अंदर रहने वाले आत्मा के धागे का समाधान खोजने में बीतता था, जिससे दूसरे शिकारियों के साथ उसकी बातचीत सीमित हो जाती थी। अंटार्कटिका में पोर्टल खुलने पर उसे जो आभा महसूस हुई उसे याद करते हुए वैलेरी ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अगर पोर्टल से ऐसे और लोग निकलेंगे तो पोर्टल्स के आसपास रहने वाले शिकारियों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जब शाल्डिक बाहर आया तो वह पोर्टल के करीब थी, इसलिए उसे पता था कि पोर्टल से आने वाले लोग कितने डरावने हैं।
उसे यकीन था कि अगर शाल्डिक जैसे कुछ और लोग आ गए तो वे पूरी पृथ्वी को नष्ट कर सकते हैं। पृथ्वी अरोरा दुनिया से बहुत अलग थी, जो पृथ्वी से सैकड़ों गुना बड़ी थी। यहाँ तक कि जब डार्क गिल्ड द्वारा लाखों राक्षसों को बुलाया गया तब भी दुनिया अपने बड़े आकार के कारण अप्रभावित रही। हालांकि पृथ्वी बहुत छोटी थी और शाल्डिक और अन्य लोगों जैसे लोगों से जुड़ी उच्च स्तरीय लड़ाइयों को संभाल नहीं सकती थी। आखिर ये लोग कौन हैं? वैलेरी ने लियोन से बात करने के बाद इवान के घर की ओर चलते हुए आह भरते हुए कहा। वह इवान से पूछना चाहती थी कि ये लोग कौन थे और क्या हो रहा था, लेकिन चूंकि वह उसे बेस सिटी 5 में वापस लाने के तुरंत बाद चला गया था, इसलिए उसे कुछ भी पूछने का मौका नहीं मिला। जब वह उस घर में पहुंची जहां इवान रह रहा था तो उसने उसे छत पर बैठे देखा। ये देखकर कि वह वापस आ गया है, वह छत पर उड़ गई और उसके बगल में उतर गई। मैंने अभी लियोन से बात की और बताया कि आप फेडरेशन के उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलना चाहते हैं। पहले जो हुआ उसके बाद पता चला कि वे भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसलिए आप उनसे कल मिल सकते हैं, वैलेरी ने उसके बगल में उतरते हुए कहा। अच्छा, इवान ने हल्के से सिर हिलाया, गहरे विचारों में डूबे हुए आकाश की ओर देखते हुए। आप किस बारे में सोच रहे हैं? वैलेरी ने उत्सुकता से पूछा जब उसने उसे विचारों में डूबा हुआ देखा। इवान ने उसके सवाल पर आह भरी और अपनी भौहें रगड़ी। मैं बस ये सोच रहा हूं कि यहाँ सब कुछ निपटाने के बाद मुझे कैसे वापस लौटना चाहिए। जब इवान ने अपनी उपाधि एल्डोरिया शहर के मालिक का इस्तेमाल किया तो उसे विश्व डोमेन में नहीं भेजा गया, इसके बजाय किसी कारण से उसे पृथ्वी पर भेज दिया गया। हालांकि भले ही उसे विश्व डोमेन में नहीं भेजा गया था, फिर भी उसकी उपाधि एक शांत अवस्था में चली गई। अब अगर वह इसे फिर से इस्तेमाल करना चाहता था तो उसे 1 साल तक इंतजार करना होगा और यह स्पष्ट था कि वह इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर नहीं रह सकता था। भले ही पृथ्वी और यूटोपिया के बीच समय का अनुपात अलग था, लेकिन वह लंबे समय तक पृथ्वी पर नहीं रहना चाहता था क्योंकि वह वहां रहकर अपनी ताकत नहीं बढ़ा सकता था। वर्तमान में उसका कोर रैंक 2 के शिखर पर था और उसे रैंक 3 कोर इवॉल्वर बनने के लिए शून्य की वैचारिक ऊर्जा की अपनी समझ को गहरा करने की आवश्यकता थी। हालांकि जब उसने शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को बढ़ाने की कोशिश की तो उसने पाया कि प्रगति बहुत धीमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी पर कुछ ऐसा था जिसने उसके लिए शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को आगे बढ़ाना मुश्किल बना दिया था। भले ही वह 2 साल तक पृथ्वी पर रहा हो, उसे लगा कि वह शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को 75% तक नहीं बढ़ा पाएगा। जब वैलेरी ने इवान को वापस लौटने के बारे में बात करते हुए सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। तुमने कहा था कि तुम्हें एक अलग दुनिया में भेजा गया था, है ना? मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। इवान ने अपनी आंखों के कोने से वैलेरी को देखा और अचानक याद आया कि कैसे उसने पृथ्वी पर आने के बाद आइस मोनाक को खोजने की कोशिश की थी ताकि उसका स्रोत छीन लिया जाए और उसके होंठ फुले ऊपर की ओर उठे। चलो देखते हैं कि क्या वह ये जानने के बाद भी उसके स्रोत को छीनने के बारे में सोचेगी कि वह आदमी किस तरह का बड़ा बॉस है। उसने मन ही मन सोचा और वैलेरी को यूटोपिया के बारे में बताना शुरू कर दिया। जब इवान वैलेरी को यूटोपिया के बारे में बता रहा था तो कहीं एक ऑफिस रूम में एक लंबा भारी भरकम आदमी लगभग 2.5 मीटर लंबा एक संदेश को देख रहा था जो उसे अभी अभी मिला था। ये संदेश फेडरेशन के उच्च अधिकारियों और इवान के बीच बैठक के बारे में था। उस आदमी का चेहरा खुरदुरा था, भूरी आंखें थीं और उसका सिर पूरी तरह से धूप जैसा था और बालों का कोई निशान नहीं था। संदेश पढ़ने के बाद भारी भरकम आदमी ने होलोग्राफिक स्क्रीन बंद कर दी और आह भरी। तो ये शुरू होने वाला है, होह, आदमी ने धीमी आवाज में कहा और अचानक कमरे से गायब हो गया। भूमिगत गलियारे में आसपास की हवा में कंपन हुआ और भारी भरकम आदमी फिर से वहां दिखाई दिया। भूमिगत गलियारे में नीचे देखते हुए आदमी ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ता गया। जल्द ही गलियारे के अंत तक पहुंच गया और एक पोर्टल के सामने रुक गया। आगे बढ़ने और उसमें प्रवेश करने से पहले उसने एक पल के लिए पोर्टल को देखा। पोर्टल में प्रवेश करने पर आदमी ने खुद को एक छोटे से कमरे में पाया जिसकी दीवारों पर विभिन्न प्रकार के रून उकेरे गए थे। उसने रूनों पर नजर डाली, उनकी फीकी चमक धुंधले स्थान को रोशन कर रही थी और फिर उसने अपना सिर कमरे के एक कोने की ओर घुमाया। उस कोने में उसने एक आकृति को देखा जो पूरी तरह से काली धुंध में लिपटी हुई चुपचाप बैठी थी। आकृति को देखकर आदमी एक पल के लिए झिझका, लेकिन जल्द ही उसने एक गहरी सांस ली और छायादार उपस्थिति की ओर चलना जारी रखा। वह आकृति से कुछ मीटर दूर रुक गया और धीमी आवाज में बोला, मुझे लगता है कि जिस व्यक्ति का आप इंतजार कर रहे थे वह यहाँ है। अध्याय 1088 सतर्क रहें, हमारे पास केवल 2 घंटे बचे हैं। तेजी से आगे बढ़ो। क्लार्क, क्या आपने संरचना में बदलाव किया है? हाँ, मुझे बस राक्षस कोर को बीच में रखना है और ये तैयार हो जाएगा। इसे जल्दी करो और कोर की खपत के बारे में चिंता मत करो। संरचना को उसकी सीमा तक लोड करो ताकि वह अपनी पूरी शक्ति लगा सके। हाँ सर। माइक, निकासी के बारे में क्या आपने 50 किलोमीटर के दायरे में सभी को हटा दिया है? ये लगभग पूरा हो गया है सर, हमें बस 1 और घंटे की ज़रूरत है। अच्छा,
अगर कोई सहयोग नहीं करता है तो उन्हें बताएं कि यहाँ एक उच्च स्तरीय कालकोठरी दिखाई देने वाली है और राक्षस के भागने की बहुत संभावना है। हाँ सर, एक पेशेवर काले सूट पहने हुए आदमी ने अपने स्मार्ट ब्रेसलेट के माध्यम से एक के बाद एक आदेश दिए। वह आदमी सिर्फ 170 सेमी लंबा था, उसके छोटे भूरे बाल थे और उसका शरीर इतना पतला था मानो हवा का एक झोंका उसे उड़ा सकता हो। हालांकि जब वह पतला आदमी इमारत में घुसा और आदेश देते हुए चिल्लाया तो लोग जल्दी से उसके रास्ते से हट गए, जैसे कि वे उससे डर रहे हों। उस आदमी का नाम वैली था, जो एक जोर रैंक का शिकारी था और वह इवान और फेडरेशन के बीच मीटिंग से जुड़ी हर चीज की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि इवान को पृथ्वी पर आए हुए सिर्फ 2 दिन ही हुए थे और शिकारियों को उसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उसके आने के बाद से उसके कामों की वजह से उनमें से ज्यादातर को उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं थी। जब वह पहली बार दिखाई दिया तो उसने गलती से अपनी आभा छोड़ दी, जिससे बेस सिटी 5 में तैनात शिकारी डर गए और उनका महंगा एनर्जी डिटेक्शन रडार लगभग क्रैश हो गया। फिर उसने फेडरेशन के एक उच्च स्तरीय शिकारी से मिलने का अनुरोध किया और जब वैलेरी उससे मिलने गई तो वह उसे अंटार्कटिका ले गया और लियोन के अनुसार वह उसे वहां बर्फ के नीचे 100 फीट नीचे दफनाने के लिए ले गया। मानो इतना ही काफी नहीं था, वैलेरी के साथ लड़ाई में पूरे अंटार्कटिका को हिला देने के बाद उसने शिकारियों को चेतावनी भी दी कि अगर वे मरना नहीं चाहते तो पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पोर्टल से दूर रहें। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन ज्यादातर शिकारियों का मानना था कि पृथ्वी पर दिखाई देने वाले पोर्टल इवान से जुड़े थे और उनसे निकलने वाले लोग उसके पीछे थे। इतना ही नहीं, बल्कि ग्लेशियर लोगों को पकड़ने वाले काले राक्षस भी संभवतः उससे जुड़े थे। ये सब अराजकता पैदा करने के बाद फेडरेशन को खबर मिली कि इवान उनके उच्च स्तरीय अधिकारियों से मिलना चाहता था और उसने एक अल्टीमेटम जारी किया था, अगर वे उससे नहीं मिले तो वह उन्हें मार देगा। ये शब्द उनके भरोसेमंद मुखबिर वैलेरी ने कहे थे। हाल ही में जो कुछ हुआ था उसके बाद फेडरेशन के उच्च अधिकारी भी इवान से मिलना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने से पहले वे कुछ तैयारियां करना चाहते थे। आखिरकार इवान ने जो शक्ति दिखाई थी वह चार्ट से बाहर थी। अगर वे बिना किसी तैयारी के उससे मिलते तो उन्हें डर था कि मीटिंग के दौरान असहमति की स्थिति में लड़ाई छिड़ जाएगी। दुर्भाग्य से, क्योंकि इवान ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि अगर वे उससे नहीं मिले तो वह उन्हें मार डालेगा, इसलिए उनके पास जल्दबाजी में तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कुछ मिनटों के बाद जब वैली ने आदेश देना बंद कर दिया तो उसके मुंह से एक थका हुआ आह निकला और वह बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गया। अरे, मैंने इस बकवास के लिए साइन अप नहीं किया था। मुझे लगा कि मुझे दिन में सिर्फ 6 घंटे काम करना है, लेकिन मैं बिना बोनस के रात की शिफ्ट कर रहा हूँ। वैली ने अपनी सांसों में शाप दिया, शांत होने के लिए गहरी सांसें लीं। मुझे उम्मीद है कि जो आदमी मुझे ओवरटाइम करने के लिए मजबूर कर रहा है उसे कोई राक्षस खा जाएगा। जल्द ही वैली बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया और लिफ्ट का गेट खुल गया। वह लिफ्ट से बाहर निकला और मंजिल के अंत में स्थित कमरे की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह कमरे के पास पहुंचा, वली के चेहरे पर उदासी की जगह पेशेवर व्यवहार ने ले ली। हालांकि अपनी बीमार शक्ल की वजह से वह एक गंभीर रूप से बीमार मरीज की तरह लग रहा था जो सख्त व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था। दस्तक तारांकन दस्तक। वली ने कमरे के सामने रुककर दरवाजा खटखटाया और धैर्यपूर्वक इंतजार किया। हालांकि 10 सेकंड के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कोई जवाब न देखकर वली के चेहरे पर पेशेवर भाव फीका पड़ गया, उसकी जगह उसकी पिछली उदास अभिव्यक्ति ने ले ली। उसने एक गहरी सांस ली और अगले सेकंड धमाका, उसने दरवाजे को लात मारकर खोला, अंदर मौजूद व्यक्ति की परवाह किए बिना अंदर घुस गया। मादरचौद। अंदर घुसते ही वली ने दबी हुई आवाज में कहा, क्योंकि उसने देखा कि एक आदमी जो लगभग 30 साल का लग रहा था कमरे के सोफे पर आराम से सो रहा था। मैं यहाँ हूँ, बिना बोनस वेतन के ओवरटाइम कर रहा हूँ और यह कमीना। वली ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और काले धुएं के साथ अपनी हथेली में एक जहरीली आभा छोड़ी। एक बार जब जहरीली गैस उसके हाथ में केंद्रित हो गई तो उसने उसे सो रहे आदमी की ओर फेंक दिया ताकि वह हमेशा के लिए सो जाए। लेकिन जैसे ही जहरीली गैस अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाली थी, उस आदमी को खतरा महसूस हुआ और वह चौंक कर जाग गया। भाड़ में जाओ। जहर की गेंद को अपनी ओर आते देख उस आदमी ने गाली दी और तुरंत उस सोफे से कूद गया जिस पर वह सो रहा था। सिजल। कमरे के अंदर एक सिजल की आवाज गूंजी और कुछ ही सेकंड में जहरीली गैस से घिरा पूरा सोफा बिखर गया और कमरे से गायब हो गया। कमीने, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बोरिस, वह आदमी जो अभी अभी कूदा था, और फेडरेशन का मुखिया गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाया। आप किस बारे में बात कर रहे हैं, सर? आपके सिर के ऊपर एक मच्छर उड़ रहा था। मुझे लगा कि यह आपकी शांतिपूर्ण नींद में खलल डाल सकता है, इसलिए मैंने इसे मार दिया, वैली ने अपने चेहरे पर एक पेशेवर भाव के साथ जवाब दिया। लानत है, मुझे इस पागल को बदलने की जरूरत है या एक दिन ये निश्चित रूप से मुझे जहर देकर मार देगा, बोरिस ने गहरी सांस लेते हुए अंदर से चिल्लाया। स्थिति क्या है? क्या सब कुछ तैयार है? उसने अपनी ऑफिस की कुर्सी पर बैठते हुए पूछा।
चिंता मत करो सर। जब आप अपने सपनों की दुनिया के सभी राक्षसों को मारने के उपाय के बारे में सोचने में व्यस्त थे, तब मैंने पूरी रात काम किया और सब कुछ तैयार है। बोरिस की आंखें फड़क उठीं जब उसने वैली की गंभीर लेकिन व्यंग्यात्मक आवाज़ सुनी और उसने उसे अच्छी तरह पीटने की इच्छा को दबा दिया। कोड 6 फॉर्मेशन के बारे में क्या? क्या ये तैयार है? ये तैयार है और इसे किसी भी समय सक्रिय किया जा सकता है। बोरिस ने वैली से कुछ और सवाल पूछे और कुछ मिनटों के बाद उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। बोरिस ने कांच की खिड़की से इमारत के बाहर देखते हुए कहा, अच्छा काम वैली। आप हमेशा की तरह विश्वसनीय हैं। बोरिस ने कहा, ऐसा लगता है कि दूसरे भी यहाँ हैं। जैसे ही उसने बात की, इमारत के बाहर कुछ रोशनी चमक उठी और कुछ एस-रैंक शिकारी दिखाई दिए। वैली ने उन शिकारियों पर नजर डाली जो अभी अभी आए थे, फिर धीमी आवाज में पूछा, इस बार आपने अपने सपने में क्या देखा? वैली के सवाल पर बोरिस चुप रहा। पूरे 1 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपने सामने खड़े दुबले पतले आदमी को देखा और आह भरी। सतर्क रहो वैली, पृथ्वी जल्द ही एक और बदलाव का अनुभव करने जा रही है। बोरिस की आवाज़ सुनकर वैली की आंखें झपक गईं और वह जाने के लिए मुड़ा। अरे, मैं बस एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? कमरे से बाहर निकलते समय उसने एक बार फिर मन ही मन कोसा। करीब 1.5 घंटे बाद वैली फेडरेशन बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। अचानक उसके सामने की हवा चमक उठी और कहीं से इवान और वैलेरी प्रकट हुए। अध्याय 1089 एस जोड़ रैंक का रहस्य। वली का सुस्त भाव तुरंत गंभीर हो गया जब उसके सामने की हवा में कंपन हुआ और इवान और वैलेरी दिखाई दिए। हालांकि इवान ने अपनी आभा को नियंत्रित कर लिया था, फिर भी वैली को अपने दिल में कंपन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी इंसान के बजाय किसी राक्षस के सामने खड़ा है। वली को देखकर इवान भी थोड़ा रुका और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झलक दिखाई दी। अगर वैली के चारों ओर एजोर रैंक के शिकारी की आभा नहीं होती, तो उसे लगता कि फेडरेशन के लोगों ने किसी मरीज को अस्पताल से अगवा कर लिया है और उसका स्वागत करने के लिए उसे इमारत के सामने खड़ा कर दिया है। इवान के चेहरे पर अजीब सी झलक देखकर वैली की आंखें फड़क उठीं और उसे लगा जैसे इवान उसके बारे में कुछ अशिष्ट सोच रहा है। काफी समय हो गया है वैली, ऐसा लगता है कि तुम्हें ओवरटाइम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अजीब माहौल को देखते हुए वैलेरी ने अजीब सी खामोशी को तोड़ते हुए शांत स्वर में कहा। वह वैली से पहले भी कई बार मिल चुकी थी और उसके बारे में उसकी अच्छी धारणा थी। हालांकि वह कुपोषित दिख रहा था, जैसे कि उसे किसी सुकुबस ने चूस कर सुखा दिया हो। वह काफी सक्षम था और सबसे शक्तिशाली एजोर रैंक के शिकारियों में से एक था। वैली ने वैलेरी के जवाब में सिर हिलाया और आह भरी। हाँ, मुझे अपनी नौकरी छोड़ने और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए कहीं देहात में जाने का मन कर रहा है। वैली ने बोलते हुए इवान की ओर देखा और उसका चेहरा गंभीर हो गया। कृपया मेरे साथ आइए, आप जिन लोगों से मिलना चाहते थे वे सभी पहले से ही यहाँ हैं। इवान के जवाब का इंतजार किए बिना वैली मुड़ी और इमारत में चलने लगी। इवान ये देखकर अवाक रह गया और उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी इतनी जल्दी में क्यों है। वैलेरी ने यह देखकर मुस्कुराए और इवान से कहा, उसकी चिंता मत करो, वह बस अपना काम जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है ताकि वह वापस जाकर आराम कर सके। अच्छा, इवान ने वैली के छड़ी जैसे शरीर को देखा और अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया। जब वैली इवान और वैलेरी को मीटिंग रूम की ओर ले गया, इवान की आध्यात्मिक इंद्रियों ने पूरी इमारत को कवर कर लिया, जिससे इमारत के अंदर हो रही हर चीज का पता चल गया। संरचनाओं से लेकर सभी उच्च स्तरीय हथियारों तक उसकी नज़र से कुछ भी छिपा नहीं था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने इमारत में स्थापित कुछ उच्च स्तरीय हथियारों को भी देखा जो माने तोपों की तरह दिखते थे। उन तोपों का पावर लेवल लगभग मिड लेवल रैंक 1 तक पहुंच रहा था, जो पूरी तरह से एस रैंक को पार कर गया था। इतना ही नहीं, इमारत को कवर करने वाले अटैक और डिफेंस फॉर्मेशन भी और भी प्रभावशाली थे। डिफेंस फॉर्मेशन इतना शक्तिशाली था कि वह पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर के कुछ हमलों का सामना कर सकता था, और अटैक फॉर्मेशन इतना मजबूत था कि वह पीक रैंक 1 कोर इवॉल्वर को बुरी तरह से घायल कर सकता था। पृथ्वी के विकास में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है, इवान ने सोचा। माने तोपों और फॉर्मेशन की शक्ति को देखकर वह स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि अरोड़ा दुनिया में भी उसने ऐसी शक्तिशाली संरचनाएं नहीं देखी थीं, और पृथ्वी के विपरीत, जो 15 साल पहले ही बदल गई थी, अरोड़ा दुनिया के लोग सैकड़ों या हजारों सालों से विकसित हो रहे थे। क्या पृथ्वी का विकास उस काली आकृति से संबंधित हो सकता है? इवान ने सोचा और बाकी सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने अपनी इंद्रियों को इमारत के भूमिगत क्षेत्र पर केंद्रित किया। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से भूमिगत क्षेत्र को स्कैन करने और कुछ भी न मिलने के बाद उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी। ओए वैलेरी, वह विशेष कालकोठरी कहाँ है जिसके बारे में तुमने कल बात की थी? इस इमारत के भूमिगत तहखाने में कुछ भी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि यह भूमिगत क्षेत्र में है? इवान की आवाज़ अचानक वैलेरी के सिर के अंदर गूंजी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गई। यह एक संरचना द्वारा छिपा हुआ है। मैं लगभग 3 महीने पहले वहां गई थी, वैलेरी ने अपने भाव में कोई बदलाव किए बिना उत्तर दिया।
एक संरचना द्वारा छिपा हुआ। इवान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं जब उसने वैलेरी को सुना और उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां पूरी शक्ति के साथ पूरे भूमिगत तहखाने को कवर करते हुए उछल पड़ीं। पिछले दिन वैलेरी को यूटोपिया के बारे में बताने के बाद इवान ने उससे पूछा था कि उसने अपने कोर को एस जोर रैंक तक कैसे विकसित किया। जवाब में उसने उसे फेडरेशन बिल्डिंग के भूमिगत तहखाने में एक कालकोठरी के बारे में बताया। उस कालकोठरी को साफ करने पर इनाम के रूप में एक ऊर्जा मोती मिलता है और उस ऊर्जा मोती को परिष्कृत करने से कोई व्यक्ति अपने कोर को एस रैंक से एस जोर रैंक तक विकसित कर सकता है। उसके अनुसार कालकोठरी के अंदर के अधिकांश राक्षस एस रैंक के थे और एस रैंक के शिकारियों के लिए भी इस कालकोठरी को साफ करना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ वर्षों में उसके सहित केवल 8 शिकारी ही सफलतापूर्वक कालकोठरी को साफ कर पाए थे और एस जोर रैंक के शिकारी बन पाए थे। ये जानते हुए कि कालकोठरी फेडरेशन बिल्डिंग में थी, इवान वहां रहते हुए इसे देखना चाहता था। अजीब बात है, अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों की पूरी शक्ति का उपयोग करने के बाद भी मैं उस कालकोठरी को नहीं ढूंढ सकता। इवान ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ खुद से कहा। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग एक पीक रैंक 3 कोर इवॉल्वर के बराबर थी और उसे यकीन था कि किसी भी संरचना के लिए अपनी इंद्रियों से कालकोठरी को छिपाना असंभव था। अगर वह कालकोठरी वास्तव में इस इमारत के भूमिगत तहखाने में है तो यह निश्चित रूप से सिर्फ एक संरचना नहीं है जो इसे मुझसे छिपा रही है। इवान ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ सोचा और अचानक किसी को भी ध्यान दिए बिना एक काली छाया उससे अलग हो गई। तुम इसे मेरी आध्यात्मिक इंद्रियों से छिपा सकते हो, लेकिन चलो देखते हैं कि जब मैं खुद वहां जाऊंगा तो तुम इसे छिपा सकते हो या नहीं। इवान ने अपने छाया क्लोन को देखते हुए सोचा, जो शैडो वॉक के अदृश्यता प्रभाव के तहत भूमिगत तहखाने की ओर बढ़ रहा था। क्या तुम्हें कुछ मिला? वैलेरी ने एक पल के बाद पूछा। इवान ने उसे अपने कोर को एस जोर रैंक पर प्रमोट करने के गंभीर दुष्प्रभावों के बारे में बताया था, इसलिए वह भी इस घटना से परेशान थी। अगर मोनाक कोर की आभा नहीं होती जिसने उसके कोर की क्षमता को बढ़ाया तो वह अपनी जीवन शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो देती। अभी कुछ नहीं, लेकिन मुझे जल्द ही कुछ परिणाम मिल जाएंगे, इवान ने वैलेरी और वैली के साथ लिफ्ट से बाहर निकलते हुए शांति से कहा। मीटिंग रूम मंजिल के अंत में है, वैली ने इवान और वैलेरी को शीर्ष मंजिल के दूर के छोर पर ले जाते हुए कहा। उस कमरे में पहुंचने पर जहां वह पहले बोरिस से मिला था, वैली ने दरवाजा खोला और इवान और वैलेरी को अंदर आने का इशारा किया। इवान ने वैली की ओर सिर हिलाया और शांत भाव से कमरे के अंदर कदम रखा। हालांकि जैसे ही वह अंदर गया उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसकी नज़र एक लंबे भारी भरकम आदमी पर पड़ी जिसके सिर पर गंजापन था। अध्याय 1090 मूल रून सार भाग 1। जैसे ही इवान कमरे में दाखिल हुआ उसने देखा कि एक लंबी मेज के चारों ओर कुल 11 लोग बैठे हैं। हालांकि 11 में से केवल 5 ही व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे, शेष 6 होलोग्राफिक प्रक्षेपण थे। इन उच्च स्तरीय शिकारियों को पृथ्वी पर खतरनाक स्थानों की रखवाली करनी थी और वे वहां से नहीं जा सकते थे, इसलिए वे वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए। इवान को इस व्यवस्था से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने उन्हें उपस्थित न होने पर मारने की धमकी इसलिए दी थी ताकि भविष्य में कोई जटिलता न आए। वह ऐसी स्थिति से बचना चाहता था जहां शिकारी दावा कर सकते थे कि निर्णय इसलिए नहीं लिए जा सकते क्योंकि कुछ उच्च स्तरीय शिकारी गायब थे या अन्य बहाने बनाते थे। अब जबकि उनमें से अधिकांश उपस्थित थे, चाहे व्यक्तिगत रूप से या प्रक्षेपण द्वारा, वह संतुष्ट था। कमरे में मौजूद 11 लोगों में से 4 महिलाएं और 7 पुरुष थे। वैलेरी ने उसे सूचित किया था कि पृथ्वी पर कुल 8 एस जोर रैंक के शिकारी थे और वैलेरी सहित सभी 8 कमरे में मौजूद थे। एस जोर रैंक के 3 शिकारी महिलाएं थीं और 5 पुरुष थे। जैसे ही इवान और वैलेरी कमरे में दाखिल हुए सभी 11 शिकारियों की नज़रें उनकी ओर मुड़ गईं। हालांकि जब बोरिस सहित शारीरिक रूप से मौजूद 5 शिकारियों ने इवान को देखा तो उनके हाव भाव बदल गए क्योंकि उन्हें लगा कि इवान से एक अभूतपूर्व खतरा निकल रहा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इवान ने जानबूझकर अपनी कुछ आभा छोड़ी थी ताकि वे भविष्य में कोई मूर्खतापूर्ण काम न कर सकें। इवान की आभा को महसूस करते ही बोरिस के हाव भाव गंभीर हो गए, लेकिन वह चुप रहा। इसके बजाय लियोन का प्रक्षेपण पहले बोला, देखो, भले ही तुम लोग मेरे बिना चले गए, फिर भी मैं तुमसे पहले यहाँ पहुँच गया। चूंकि लियोन ही एकमात्र व्यक्ति था जिसने पहले इवान से बातचीत की थी, इसलिए बोरिस और अन्य लोगों ने बैठक के दौरान उसे नेतृत्व करने देने का फैसला किया। क्या तुम चाहते हो कि मैं आकर तुम्हें असली रूप में यहाँ लाऊं? इसमें बस कुछ सेकंड लगेंगे, तुम्हें पता है, इवान ने हल्की आवाज में कहा जब उसने लियोन को टेबल के दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठते हुए सुना। भूल जाओ, क्या होगा अगर तुम अचानक पूरी इमारत को उड़ाने का फैसला कर लो? मैं वहां नहीं रहना चाहता जब ऐसा हो, लियोन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा जैसे कि वह मजाक कर रहा हो, लेकिन केवल वही जानता था कि वह कितना गंभीर था। हालांकि लियोन ने यह बात मजाक में कही, बोरिस और अन्य 4 शिकारी जो व्यक्तिगत रूप से मौजूद थे उसके शब्दों से तनाव में आ गए। उन्हें लगा कि शायद उन्हें भी प्रक्षेपण के माध्यम से बैठक में शामिल होना चाहिए था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक आतंकवादी हूं?
इवान ने अपनी आंखें घुमाई और हल्के से उत्तर दिया, मैंने आप सभी से मिलने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरा एक सरल अनुरोध है। जब तक तुम इसे पूरा करोगे मैं कुछ नहीं करूंगा। इवान के शब्दों पर बोरिस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और उसने गहरी आवाज में पूछा, मुझे आश्चर्य है, तुम्हारा अनुरोध क्या है? इवान ने भूरे बालों वाले बोरिस को देखा और शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? दरअसल क्योंकि उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया था, इवान पहले से ही कमरे में सभी 11 शिकारियों के नाम और पहचान जानता था। उसने विनम्रता से बोरिस का नाम पूछा क्योंकि जब उसने पहले अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल किया था तो उसने बोरिस को उसके साथ संघर्ष से बचने के लिए अपनी राय व्यक्त करते हुए सुना था। चूंकि बोरिस किसी भी संघर्ष से बचना चाहता था, इसलिए इवान ने भी अधिक विनम्र तरीके से काम करने का फैसला किया। आखिरकार वह भी बिना किसी कारण के बोरिस और अन्य लोगों के लिए परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता था। बोरिस को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब इवान ने विनम्रता से उसका नाम पूछा, ये देखते हुए कि इवान ने कमरे में प्रवेश करने के बाद से अहंकारी तरीके से काम किया था, यहाँ तक कि उन्हें डराने के लिए अपनी आभा भी छोड़ी थी। उसने उससे इस तरह से काम करने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन वह बस थोड़ा हैरान था और जल्द ही अपने होश में आ गया। मैं बोरिस ट्रून्स हूँ, फेडरेशन का प्रमुख। जब तक आपका अनुरोध लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता, हम इसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बोरिस की बात सुनकर इवान ने सिर हिलाया। मेरा अनुरोध बहुत सरल है, उसने गहरी आवाज में कहा, मुझे बस जानकारी चाहिए। जानकारी? अन्ना, एस-जोर रैंक के शिकारियों में से एक, जिसके लंबे हरे बाल थे और जो प्रक्षेपण के माध्यम से मौजूद थी, ने इवान की बात सुनते ही भौहें चढ़ा दीं। आप किस तरह की जानकारी चाहते हैं? इवान ने हरे बालों वाली महिला को देखा और गंभीर स्वर में जवाब दिया, सब कुछ। मैं 15 साल से भी पहले दुनिया बदलने के बाद से हुई हर चीज के बारे में जानकारी चाहता हूँ। चाहे वह फ्लोरिडा में रे के अपार्टमेंट में दिखाई देने वाली पहली कालकोठरी के बारे में हो या रे के शरीर के साथ ऊर्जा तरंगों में विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। ओह, और वैसे जब मैं सब कुछ कहता हूँ तो मेरा मतलब उन चीज़ों से भी है जिन्हें आपने कभी सार्वजनिक नहीं किया है और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ... उद्धरण चिन्ह। इवान की नज़रें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने सभी शिकारियों को देखा। क्या कोई है जो आप सभी को अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने में मदद कर रहा है और आपको शक्तिशाली संरचनाओं और हथियारों के बारे में जानकारी दे रहा है? जब इवान ने किसी ऐसे व्यक्ति का उल्लेख किया जो संभवतः उनकी शक्ति बढ़ाने में उनकी मदद कर रहा है, तो कुछ शिकारियों के चेहरे थोड़े बदल गए। हालांकि कुछ शिकारी, जिनमें हरे बालों वाली महिला भी शामिल थी, भावशून्य रहे, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं था कि इवान किस बारे में बात कर रहा था। इवान ने कुछ शिकारियों के चेहरों पर भाव में थोड़े बदलाव देखे लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि जब तक वे उसे वह सारी जानकारी देते रहेंगे जिसकी उसे ज़रूरत थी, तब तक उसे उनके मामलों की परवाह नहीं थी। तुमने कहा था कि तुम दुनिया बदलने के बाद से हुई हर अजीब चीज़ के बारे में जानकारी चाहते हो। मान लीजिए हम आपका अनुरोध स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? काले और सुनहरे कवच पहने एक आदमी के प्रक्षेपण ने पूछा, जैसे कि वह युद्ध के बीच में हो। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें बदले में क्या मिलेगा? इवान ने असमंजस में उस आदमी को देखा। क्या मैंने कल इस पूरे ग्रह को नहीं बचाया था जब वे शक्तिशाली लोग पोर्टल के माध्यम से यहाँ आए थे? तुम्हें और क्या चाहिए? इवान की बात सुनकर सभी शिकारियों के चेहरे बदल गए। हालांकि उन्हें पहले से ही संदेह था कि पोर्टल से निकलने वाले सभी ग्लेशियर लोगों को ले जाने वाले काले राक्षस इवान से जुड़े थे, ये केवल एक अनुमान था। अब जब इवान ने खुद इसे स्वीकार कर लिया था तो वे कांप उठे, यह महसूस करते हुए कि इवान अकेला नहीं था और वह शक्तिशाली राक्षसों को भी नियंत्रित कर सकता था। लेकिन अपने सदमे के बावजूद वे बदले में कुछ भी प्राप्त किए बिना उसके अनुरोध को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। क्या आपको लगता है कि हम मूर्ख हैं? तुमने कहा कि तुमने उन राक्षसों को रोककर दुनिया को बचाया, लेकिन थोड़ी सी भी बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि वे राक्षस तुमसे संबंधित थे। गोरी त्वचा वाली एक काले बालों वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे आने के तुरंत बाद ही पोर्टल पृथ्वी पर दिखाई दिए और पहला पोर्टल अंटार्कटिका में खुला जहां तुम लड़ रहे थे। ये स्पष्ट है कि वे पोर्टल तुमसे संबंधित थे। बिटकफ मिस, प्लीज, क्या आपको लगता है कि मैं किसी तरह का वांछित अपराधी हूं? इवान ने सपाट आवाज में कहा, मुझे पता है कि वे लोग कौन हैं, लेकिन मानो या न मानो वे मेरे पीछे नहीं हैं। वह उसे बिठा कहने वाला था, है न? इवान की बात सुनते ही वैलेरी की आंखें बेकाबू हो गईं और वह लगभग जोर से हंस पड़ी। तुम्हारा मतलब है कि वे पोर्टल तुमसे संबंधित नहीं हैं? बोरिस ने इवान की बात सुनते ही भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, उन पोर्टल का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुम लोगों को उनसे दूर रहने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि अगर कोई और उन पोर्टल से बाहर आता है और तुम उस समय उनके पास होते हो तो तुम्हें मारे जाने से पहले भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। इवान की बात सुनकर लियोन का चेहरा बदल गया और उसने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो?
मेरे पास तुमसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है, इवान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और आगे बोलने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बोल पाता, उसे अपने छाया क्लोन से एक संदेश मिला, और उसकी आंखों के सामने एक अधिसूचना चमक उठी, जिससे वह एक पल के लिए रुक गया।